हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और वन शॉट वीडियो। अब सिविल वॉर का इवेंट को हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। कैप्टन अमेरिका की डेथ हो चुकी है, आयरन मैन अपना कन्फेशन कर चुका है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो आज के इस वन शॉट में हम यही पता लगाएंगे कि सिविल वॉर के इवेंट के बाद से अमेरिका के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा था और किस तरह आयरन मैन ने पूरे अमेरिका के सुपर हीरोज़ का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया और किस तरह से उसने नई नई टीम्स वगैरह बनाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे वन शॉट में कि सिविल वॉर के इवेंट के बाद क्या हुआ और बहुत सारे हीरोज़ वगैरह जो है वो क्या कर रहे हैं। सो गाइस, चलिए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद आखिर में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और इस स्टोरी के शुरू में हमें यही बताया जा रहा होता है कि एक वॉर चल रही थी बहुत टाइम से, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और उसमें जो है आयरन मैन जीत गया, यानी एंथनी स्टार्क। और सिर्फ यही नहीं, आयरन मैन ने इस लड़ाई के अंदर अपने बहुत सारे दोस्तों को दुश्मन बना लिया और बहुत सारे अच्छे दोस्तों को खो भी दिया। लेकिन इन सब के बाद आयरन मैन अब इस अमेरिका के अंदर जो है सबसे पावरफुल आदमी बन गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको शील्ड का प्रेसिडेंट बना दिया है, डायरेक्टर बना दिया है। और इस वक्त जो है सारे सुपर हीरोज़ का जिम्मा आयरन मैन के हाथ में है। अब वो जो चाहे इन सारे सुपर हीरोज़ के साथ कर सकता है, उसकी जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। और हमें पता है कि कुछ टाइम पहले आयरन मैन ने अपने सूट को अपने जिस्म से जोड़ लिया था। मतलब वो सूट जो पहले वो कभी पहना करता था, अब वो उसके बॉडी के अंदर से ही निकलता है। तो एक तरह से अब वो खुद आयरन मैन है, उसको किसी सूट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह जो है टोनी स्टार्क के पास दुनिया भर की सारी सैटेलाइट्स होती हैं और हर नेटवर्क होता है, तो वो जब चाहे किसी भी चीज़ को देख सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है अपने सूट के अंदर से सारी चीज़ें देख रहा होता है कि पूरी दुनिया में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है सुपर हीरोज़ के साथ। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक सिक्योर लोकेशन में, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक सेल के अंदर एक कैदी है। और ये कैदी दरअसल वही है जो कि आपको याद होगा न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में कलेक्टिव था, जिस म्यूटेंट के पास सारी पावर्स आ गई थी, म्यूटेंट पावर्स, और वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, जिसने अल्फा फ्लाइट को मार दिया था। तो हमें पता है कि उसको आखिर में आयरन मैन ने पकड़ लिया था और शील्ड के लोगों ने बोला था कि हम उसको ट्रेन वगैरह करेंगे। तो हम यहाँ पे वहीं शिफ्ट हो रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो जो माइकल पॉइंटर जिसका नाम था वो यहाँ पे बैठा हुआ है। और उससे मिलने के लिए दरअसल यहाँ पे रीड रिचर्ड्स आते हैं, जो कि फैंटास्टिक फोर से आए हैं। और बेसिकली यहाँ पे इन लोग के बीच जो बात होती है वो ये होती है कि फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स उससे मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहे होते हैं। क्या तुम्हें कभी पोलियो हुआ था? क्या तुम्हें कभी चिकन पॉक्स हुए थे? या फिर तुम्हें और किस किस्म की कोई बीमारी है, या सांस की कोई बीमारी है? तुम्हारा हेयर कलर क्या था? इस तरह की चीज़ें वो पूछ रहे होते हैं। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था माइकल को कि ये मुझसे ये सारी चीज़ें ऐसे पूछ क्यों रहे हैं। और वो बस यही पूछ रहा होता है कि आप मुझसे ये सब पूछ क्यों रहे हैं। लेकिन रीड रिचर्ड जो है वो ज़्यादा कुछ उसको बोलते नहीं और अपना काम करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और जब वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो उनके साथ एक दूसरा आदमी उस कमरे के अंदर एंटर होता है कुछ बॉक्स लेके। और हम देखते हैं कि वो आदमी आता है, उनके सामने वो बॉक्स रखता है और उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि माइकल, मुझे सिर्फ एक ही बात बताओ कि उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने अल्फा फ्लाइट को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो माइकल बोलता है कि आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो वो यही पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, और ये बताओ कि ये जॉन कौन है, क्या इस वक्त वो तुम्हारे अंदर है, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? लेकिन माइकल बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने अल्फा फ्लाइट को मार दिया है, वो सब तबाह हो चुके हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह से नहीं पूछिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो कोई भी आदमी होता है, डॉक्टर होता है या जो कोई भी होता है, वो एक रिमोट कंट्रोल से प्रोजेक्टर ऑन करता है, जहाँ पे वो उसको पूरी वही फुटेज दिखाता है अल्फा फ्लाइट की जब वो उससे लड़ने के लिए आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त जब उसके पास कलेक्टिव की पावर थी तो उसने उस पूरी अल्फा फ्लाइट की धज्जियाँ उड़ा दी थी। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि माइकल उसको बता रहा था कि ये सिर्फ अल्फा फ्लाइट के साथ नहीं हुआ है, मेरा पूरा होम टाउन वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं जिससे प्यार करता था, मेरी मदर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा फ्रेंड जॉन, हम सब बर्बाद हो चुके हैं और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं एक किस्म का म्यूटेंट हूँ और मैं ऐसा म्यूटेंट था जो कि पावर्स एब्जॉर्ब कर सकता था। और आयरन मैन ने मुझे ये बताया कि मैं हर किस्म की म्यूटेंट एनर्जी अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब वो पावर एब्जॉर्ब कर ली जो कि मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता था। और मैंने उसके साथ साथ जॉन की पावर भी एब्जॉर्ब कर ली और जॉन ने जो है मेरी बॉडी के ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया और उसने मुझे इस्तेमाल करा अपने सारे कामों के लिए। उस टाइम पे जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं तुम्हें कसम खा के बोलता हूँ। लेकिन इस सब का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ से अल्फा फ्लाइट को मारने वाला वो तो मैं ही हूँ ना। मैं ही वो आदमी जिसने पूरे के पूरे अलास्का को उड़ा दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक मौका दिया जाए कुछ भी करने का तो मैं इस अपनी गलती को सुधार के ज़रूर दिखाऊंगा। तो वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। और हम दूसरे पल देखते हैं कि वो डॉक्टर जो होता है वो फ़ौरन से चेंज होता है स्वॉच स्क्वाश में, जो कि अल्फा फ्लाइट का ही एक मेंबर था और ये बच गया था उस हमले में। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जो है बेसिकली माइकल को एक ऑफ़र देने आता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की पावर है और वो बहुत कुछ कर सकता है इन पावर से अगर वो एक अच्छी चीज़ में लगाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वॉच स्क्वाश बेसिकली उसको अपनी टीम में लेने के लिए आता है और बोलता है कि जब तक हम ये पता ना लगा लें कि तुमने उनके साथ ये सब कैसे किया था, तब तक तुम हमारी टीम में रह के जो कि हमारी अब नई टीम बनेगी उसका हिस्सा बन सकते हो और इस इंसानियत के लिए कुछ अच्छे काम कर सकते हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्वॉच स्क्वाश उसको बताता है कि अब से तुम हमारी टीम ओमेगा फ्लाइट के अंदर काम करोगे। और हम यहाँ पे फर्स्ट लुक देखते हैं ओमेगा फ्लाइट का।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले अल्फा फ्लाइट थी जो कि ख़त्म हो गई, तो अब उसके बाद उन्होंने ओमेगा फ्लाइट बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं, साथ साथ बीटा रे बिल भी है जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। तो बेसिकली अब हमें यहाँ से इस वन शॉट से ये पता चल गया कि माइकल पॉइंटर जो म्यूटेंट था जिसके पास बहुत ज़बरदस्त पावर थी, अब वो जो है ओमेगा फ्लाइट में कनाडा की एवेंजर्स के तौर पे काम करेगा। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपना जो है सैटेलाइट दूसरी तरफ शिफ्ट करता है, जहाँ पे वो दिखता है कि मैनहट्टन के इलाके में जो है एक सुपर हीरो भाग रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और वो जो है यानी कि एंटी रजिस्ट्रेशन साइट पे है। तो उसका पीछा करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे वैनम आ जाता है और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे जो है पूरी की पूरी थंडरबोल्ट पहुँच चुकी होती है। तो थंडरबोल्ट आपको पता है कि वो टीम है जो कि सुपर विलन्स की थी, लेकिन उनको एक चिप लगा के जो है सुपर हीरोज़ की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, क्योंकि अब इतने सारे सुपर हीरोज़ जो थे वो इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ हो गए थे, तो इनके पास सुपर हीरोज़ की कमी हो गई थी। तो इनके पास जो सुपर विलन्स थे कैद, उन्होंने उनके ऊपर ऐसी चिप्स लगा दी जिससे वो उनको ट्रैक कर सकें और जब वो कोई गलत हरकत करे तो उससे उनको बहुत ज़बरदस्त शॉक लगे। ये सेम वैसी ही चीज़ है जैसे कि हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखी थी, एक ओबीडियंट डिस्क। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि पूरी थंडरबोल्ट की टीम होती है जो कि एक हीरो ह्यूरिकेन को पकड़ रही होती है, जिसमें रेडियो एक्टिव मैन, वैनम, पीनेंस, मून स्टार और बुलजाई वगैरह सब होते हैं। तो यहाँ पे पीनेंस जो एक कैरेक्टर है जो कि हम देखते हैं इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि सिविल वॉर का इवेंट जो शुरू हुआ था वो एक बच्चे की हरकत की वजह से हुआ था जिसका नाम स्पीड बॉल था, और वो लोग एक शो की रेटिंग के चक्कर में एक सुपर विलेंस के घर में हमला कर देते हैं और उन सब में ये धमाका होता है जिसकी वजह से 600 बच्चे मारे जाते हैं। तो पीनेंस जो है दरअसल वही सुपर हीरो है जिसका नाम स्पीड बॉल हुआ करता था, लेकिन जब इसको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था तो इसने उसके बाद फैसला करा कि ये सारी मौतें जो हैं 600 की 600 इसकी वजह से हुई थी। तो उसने फिर अपना एक ऐसा सूट बनाया जिसके अंदर उसने उतने ही पिन्स लगाई थी अपने सूट के अंदर, उतने ही स्पाइक्स लगाए थे जितने वो बच्चे मारे गए थे वहाँ पे, और उसके बाद से उसने अपना नाम पीनेंस रख दिया था। और जब भी इसको तकलीफ महसूस होती है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। तो इसी तरह अब ये हर वक्त तकलीफ में ही रहता है, और हम देखते हैं कि ये भी अब जो है थंडरबोल्ट का हिस्सा बन चुका है और उसने अपना पूरा अपीयरेंस चेंज कर लिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि पीनेंस भी जो है उस ह्यूरिकेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक करता है, उसको मारता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि बुलजाई, मून स्टार वगैरह सब आके उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन हम इस तरह से देखते हैं थंडरबोल्ट जो है यहाँ पे दुनिया की नज़र में एक तरह के सुपर हीरोज़ बन चुके हैं, जबकि अंदर ही अंदर हम देख रहे हैं कि उन लोग का ये मन है कि जल्दी से उनकी इस डिस्क से जान छूटे और वो लोग अपने दोबारा सुपर विलन्स वाले काम शुरू कर दें। तो ये हमें एक इन्होंने बताई स्टोरी थंडरबोल्ट्स की कि थंडरबोल्ट्स क्या कर रहे हैं और उनका क्या क्या काम है और उसमें कौन कौन से मेंबर्स वगैरह हैं। फिर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है वापसी अपने टावर यानी स्टार्क टावर के ऊपर आता है, जो कि एवेंजर्स टावर भी कहा जाता था पहले, लेकिन अब कोई एवेंजर्स रहे ही नहीं, तो उस एवेंजर्स टावर को कहने का कोई मकसद ही नहीं है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कैरल डैनवर्स यानी मिस मार्वल उसका इंतज़ार कर रही होती हैं और बोलती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, वो किस बारे में है। तो बोलती है कि मैंने जेसिका ड्रू को ढूंढ लिया, यानी कि स्पाइडर वुमेन को, जो कि वो भी एंटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की तरफ ही थी। और फिर मैं बेसिकली आपको ये जो है डायलॉग बाय डायलॉग नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको इतना बता दूँ कि स्पाइडर वुमेन और मिस मार्वल के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें मिस मार्वल यही बोलती है उसको कि तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो जेसिका, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ आ जाओ और अच्छे लोगों की तरफ हो, ना कि एंटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वालों की तरफ जो कि अपनी नज़र में क्रिमिनल हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हम लोग क्रिमिनल है? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उसके लिए लड़ रही हूँ जिसका मुझे जीने का हक होना चाहिए। मैं क्यों अपनी आइडेंटिटी दूसरों के सामने रिवील करूँ, मैं क्यों किसी और के लिए काम करूँ जब मैं अपने लिए वही काम अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों के बीच में वही डिफरेंसेस होते हैं जो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में थे। और इस तरह आखिर में हम देखते हैं कि जेसिका ड्रू जो है मिस मार्वल को वहाँ से बाय बोल के चले जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन मैन बोलता है कि मैंने तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी कि तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं। तो बोलती है कि मैं उसको कैसे पकड़ सकती हूँ कि वो मेरी दोस्त हुआ करती थी, और मुझे नहीं लग रहा कि उसने जो कुछ भी मुझसे कहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक एवेंजर थी और तुमने ही कहा है कि वंस एन एवेंजर ऑलवेज एन एवेंजर, तो वो गलत हो ही नहीं सकती है। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद मिस मार्वल भी आयरन मैन के पास से चले जाती हैं। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि आयरन मैन बाहर खड़ा हुआ जारविस से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है जारविस इन सब में। तो जारविस बोलता है कि मिस्टर स्टार्क, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गए हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि वो क्या है जारविस। तो बोलता है कि मेरे ख्याल से अब आप लोग को इस दुनिया को दोबारा बनाना चाहिए। आप लोगों को एक सिंबल की ज़रूरत है जो कि आप लोगों को रिप्रेजेंट कर सके एक ब्राइटर और अच्छे फ्यूचर के लिए। और बोलता है कि मेरे ख्याल से सर अब आपको ज़रूरत है एवेंजर्स की, आपको एवेंजर्स को दोबारा से बनाना चाहिए। और वैसे भी अब तो पूरी दुनिया की सुपर हीरोज़ आपकी पॉकेट में हैं, तो आप जिसको चाहें अपनी इस एवेंजर्स की टीम में ले सकते हैं और अब तक की सबसे बेस्ट एवेंजर्स की टीम बना सकते हैं। तो आयरन मैन अपना मार्क्स उतारते हुए बोलता है कि जारविस ये बताओ कि तुम किस किस को लेना पसंद करोगे इस नई टीम के अंदर। तो जारविस बोलता है कि सर सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ कि मुझे ये सारे डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, तो मुझे टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हम देखते हैं कि जारविस ये सारी बातें करते हुए वहाँ से चले जाता है और आयरन मैन अपनी पुरानी एवेंजर्स की पिक्चर को देख रहा होता है और बोलता है कि जारविस इनिशिएटिव की फाइल्स लोड करो और सारे एवेंजर्स के कैंडिडेट्स मेरे सामने शो करो। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन के सामने बहुत सारे सुपर हीरोज़ होते हैं जो
आयरन मैन ने सोचा हुआ है कि वो अपनी एक नई एवेंजर्स की टीम में लेगा। और यहाँ पे जो है हमारा इनिशिएटिव का वन शॉट ख़त्म हो जाता है। सो गाइस बेसिकली हमने इस वन शॉट के अंदर यही देखा कि टोनी स्टार्क ने क्या करा। मतलब सिविल वॉर के इवेंट के बाद हमें पता है कि टोनी स्टार्क को डायरेक्टर बना दिया गया शील्ड का, लेकिन उसके बाद उसने क्या क्या कदम उठाए। तो इस वन शॉट का नाम ही जो था वो था द इनिशिएटिव। और मैं आपको बता दूं द इनिशिएटिव वो चीज़ है जो कि टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड और हैंक पिम ने मिलकर बनाई थी सिविल वॉर के दौरान। उन लोग का ये कहना था कि अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, तो हम उन 50 की 50 स्टेट्स में एक सुपर हीरो टीम लाजमी रखेंगे जो कि गवर्नमेंट के तहत ट्रेन होगी और वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो कि पहले उन बच्चों ने करी थी। तो इनिशिएटिव का मतलब यही था कि एक ऐसी टीम जो कि पूरे अमेरिका के 50 स्टेट्स के अंदर हो और हर उस स्टेट की मुसीबत के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसके बाद बेसिकली जो है अवेंजर्स के 3-4 टाइटल रिलीज़ किए गए, जिसमें से था एक अवेंजर्स द इनिशिएटिव। उसके अंदर हम देखेंगे हैंक पिम ने किस तरह से कैंप बनाए हैं पूरी अमेरिका के अंदर और बहुत सारे सुपर हीरोज़ को ट्रेन किया है और उनको अवेंजर्स इनिशिएटिव के अंदर भर्ती किया है। लेकिन वो अवेंजर्स की सीरीज़ जो है इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, उसमें कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो मैं सीरीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। लेकिन मैंने वो बात आपको यहाँ पे बता ज़रूर दी। और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी टीम अवेंजर्स की होगी वो होगी द माइटी अवेंजर्स, जो कि हम देख रहे हैं कि आयरन मैन ने अभी उस अवेंजर्स के बारे में सोचा है कि वो एक अपनी अवेंजर्स की टीम बनाएगा जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़बरदस्त होगी। तो वो जो टीम आयरन मैन बनाएगा वो कहलाएगी द माइटी अवेंजर्स। और उस अवेंजर्स की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर की स्टोरीज में मैं उस पर जाके पूरी की पूरी सीरीज़ कवर करने वाला हूँ। तो ये हो गई हमारी 2 अवेंजर्स की सीरीज़ और इसके साथ एक हमारी पुरानी अवेंजर्स की सीरीज़ भी चलेगी, जो कि आपको पता है कि न्यू अवेंजर्स की सीरीज़ हमारी चल रही थी और हमने उसके वॉल्यूम 1 के 20 इश्यूज़ कवर कर लिए थे पहले ही। तो अब जो बाकी के इश्यूज़ हैं अब उसमें हम देखेंगे जो कैप्टन अमेरिका की टीम के साइड जो लोग थे जो अभी भी नहीं चाह रहे हैं आयरन मैन की साइड जाना, वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि जेसिका ड्रू, स्पाइडरमैन, लूक केज, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब कहाँ गए। तो उस सीरीज़ के अंदर हमें ये पता चलेगा कि ये सारे अवेंजर्स छुप के क्या क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर वुल्वरीन भी शामिल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 अवेंजर्स की टीम बढ़ चुकी हैं अलग अलग और तीनों बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन मैं आप लोग के साथ जो स्टोरी शेयर करूँगा वो माइटी अवेंजर्स और न्यू अवेंजर्स की करूँगा। अवेंजर्स इनिशिएटिव की स्टोरी में स्किप कर दूंगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जानना ज़रूरी हो। तो अभी के लिए आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ वन शॉट ही शेयर किया जा रहा हूँ, मैं कोई नई सीरीज़ क्यों नहीं शुरू कर रहा। तो इसकी एक ही वजह है कि ये वन शॉट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने चैनल को मुझे आगे ले जाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमें कितने सारे सवालों के जवाब मिले कि अल्फा फ्लाइट जो है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद ओमेगा फ्लाइट आई है, थंडरबोल्ट्स काम कर रहे हैं और आयरन मैन किस किस तरह सब पे नज़र रख रहा है। तो बेसिकली अब इसके बाद सिर्फ एक और वन शॉट रह गया जो मुझे आपके साथ लाजमी शेयर करना है, और वो वन शॉट स्पाइडरमैन के बारे में है कि स्पाइडरमैन ने जब सिविल वॉर में अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर दी तो उसके बाद उसके साथ साथ क्या क्या होता रहा और उसको किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो उस वन शॉट के अंदर हम स्पाइडरमैन की कहानी देखेंगे। लेकिन उसके बाद से जो है मैं अपनी टोटल सीरीज़ स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा, जिसमें सबसे पहली सीरीज़ जो होगी वो कैप्टन अमेरिका के ऊपर होगी। हम देखेंगे कैप्टन अमेरिका की शील्ड अब कौन उठाएगा और कौन नया कैप्टन अमेरिका कहलाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और ये वन शॉट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो मैंने आपके साथ फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करी है वो भी आपको सुन के अच्छा लगा होगा। सो गाइस मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा और आगे की सीरीज़ के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइस इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।